हाउ आर यू? आप सब वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं ना? आप लोग इस वेकेशन में कहीं भी नहीं जा पाए, आपको अच्छी तरह से पता है कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। और अगर आपको फैसिलिटी हो भी आने जाने की, तब भी आपको कहीं नहीं जाना है, आपको अपने आप को सेफ रखना है, आप घर में रहिए और अपने मम्मी पापा से उन्हीं चीज़ों की डिमांड करिए जो बहुत ही ज़रूरी हो। अननेसेसरी चीज़ों की डिमांड करके उन्हें परेशान नहीं करिए, क्योंकि फैक्ट्रीज बंद है, सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, तो चीज़ों का प्रोडक्शन हो नहीं रहा है और चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही हैं। इसलिए आप किसी भी चीज़ की डिमांड मत करिए और घर में रहकर वेकेशन एंजॉय करिए। कल ही हमारे ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर मिस्टर निशंक का बयान आया था कि स्कूल कॉलेज 15 अगस्त के बाद खुलेंगे। तो क्या आप 15 अगस्त तक ऐसे ही बैठे रह सकते हैं? नहीं बैठे रह सकते हैं ना, तो थोड़ा बहुत खेल के साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए। अगर आप स्टडी करते हैं तो आपका माइंड डेवलप ही होते रहेगा और आपको प्रैक्टिस भी होती रहेगी। कहा भी गया है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपको परफेक्ट होने के लिए मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना होगा और मैथ्स में तो प्रैक्टिस ही करना होता है, कुछ याद तो करना नहीं होता है। So today I will teach you class 4 math chapter 4 tick tick tick. It is the second part of this chapter. I hope आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट अच्छी तरह से कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, क्योंकि 15 अगस्त तक आप वेट नहीं कर सकते हैं और ना ही हम वेट कर सकते हैं। हमें आपका कोर्स कंटिन्यू कराना ही पड़ेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर टिक टिक टिक। So our next topic is रानी's डायरी। रानी के घर में एक नया मेहमान आया है, उसकी छोटी बहन मुनिया, and she is very happy about this. She is telling to her classmates, come let's go to see my new baby sister. आओ मेरी नई बहन को देखो। और यहाँ पे क्या बोल रही है, वो अपनी मामा से भी कह रही है, माँ आई हैव ब्रॉट स्वीट्स फॉर मुनिया। माँ मैंने मुनिया के लिए स्वीट्स लाया है। But her mama is saying, but she can't eat. She is too small. पर वह नहीं खा सकती, वह बहुत छोटी है। तो फिर क्या बोलती है रानी आगे, ये देखिए रानी क्या कहती है। रानी कहती है and she doesn't even talk, और वह बात भी नहीं कर सकती है। तो उसकी मामा उसके समझाती है, she will start doing all this slowly as she grows up. वह यह सब धीरे धीरे करना शुरू करेगी जैसे ही वह बड़ी होगी। तो फिर रानी ने क्या किया, रानी ने कहा I will note down in my diary when she first start talking, eating, walking. मैं ये सब अपनी डायरी में नोट करूंगी जब वह पहली बार बात करेगी, खाएगी और चलेगी। Here are some pages from Rani's diary. यहाँ पर रानी की डायरी के कुछ पेजेस हैं। Look at here. It is 5th March 2005. मुनिया is born today. 5th March 2005 को मुनिया पैदा हुई। 15th September 2005 मुनिया got her first tooth. 15 सितंबर 2005 को मुनिया को अपना पहला दांत मिला। 10 नवंबर 2005 मुनिया sat up. मुनिया बैठी, कब बैठी, 10 नवंबर 2005 को। एंड 20 नवंबर 2005 मुनिया स्टार्टेड क्रॉलिंग। मुनिया क्रॉलिंग करना स्टार्ट करी। क्रॉलिंग करना क्या होता है स्टूडेंट, जब बच्चे पहली बार 4 पैर से चलते हैं ना जमीन पे, उसे कहते हैं क्रॉलिंग करना। अब 5 जनवरी 2006 मुनिया स्टूड अप। 5 जनवरी 2006 को मुनिया खड़ी हुई। 5 सितंबर 2005 मुनिया एट अ बनाना। 5 सितंबर 2005 को मुनिया ने बनाना खाया। 2 फरवरी 2006 मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग। 2 फरवरी 2006 को मुनिया चलने लगी। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डायरी के पेज कुछ उल्टे पुल्टे हैं, कोई चीज पहले है और कोई बाद में। अब देखिए 15 सितंबर से पहले क्या होना चाहिए था, 5 सितंबर है ना, और उसके बाद क्या होना चाहिए था आपका 10 नवंबर। तो इस तरह से ये पेजेस सीरियल में नहीं है, आपके ऑर्डर में नहीं है करेक्ट, तो आपको इन्हें करेक्ट ऑर्डर में करना है। सो यू हैव टू
मार्क दीज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑन मुनिया's टाइमलाइन। तो मुनिया के टाइमलाइन में इन्हें आपको करेक्ट ऑर्डर में मार्क करना है। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। 5th मार्च 2005 मुनिया वॉज बोर्न। 5th मार्च 2005 को मुनिया पैदा हुई। अब आगे क्या हुआ, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस तरह से एक टेबल बना लेना है। तो देखिए 5th सितंबर 2005 को मुनिया ने बनाना खाया। 5th सितंबर 2005 को उसे अपना पहला दांत मिला। 10th नवंबर 2005 को पहली बार बैठ गई और 20th नवंबर 2005 को उसने क्रॉलिंग करना स्टार्ट किया और 5th जनवरी को वह खड़ी हुई और 2nd फरवरी 2006 को उसने चलना स्टार्ट किया। इसको आप अच्छी तरह से अपने नोटबुक में लिख लीजिए और वीडियो को पॉज कर करके आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप वीडियो की स्पीड में तो लिख नहीं सकते, तो आपको वीडियो को पॉज कर करके इसको लिखते जाना है। तो ये आपका फर्स्ट हुआ, ये आपका उसने बनाना खाया उसकी डेट, गॉट हर फर्स्ट टूथ 15th September 2005, sat up 10th November 2005, started crawling 20 November 2005, stood up 5th January 2006 and started walking 2nd February 2006. Your next question is Munia got her first tooth in September. मुनिया को अपना पहला टूथ कब मिला, सितंबर में। So how many months old was she then? तो उस समय वह कितने months old थी? How many months have passed from March to September? मार्च से सितंबर में कितने मंथ पास हो गए? तो आपको ईयर के मंथ तो याद होंगे ना, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, है ना। और मार्च के बाद कौन कौन से मंथ आते हैं ये भी आपको पता होगा। चलिए देखते हैं, हम लोग ऐसे फिंगर्स में काउंट करते हैं, आप भी मेरे साथ करना। मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। कौन से नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। तो सितंबर कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स हो गए। सो यू कैन राइट द आंसर। Munia was born on 5th March 2005 and on 15th September 2005 she got her first tooth. So there are 10 more days for 15th September 2005. देखिए आपका 5th मार्च से आपका 4th सितंबर तक कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स हो गए। अब 5th सितंबर से 15th सितंबर के डेट आप काउंट करिए। चलिए हम करते हैं। 5th को कितना हुआ, 1, 6 को 2, 7 को कितना हो गया, 3, 8 को हो गया 4, 9 को कितना हो गया, 5, 10 को हो गया 6, 11 को 7, 12 को हो गया 8, 13 को हो गया 9, 14 को हो गया 10 और 15 को हो गया 11। Therefore, Munia was 6 months 11 days old when she got her first tooth. From March to September 6 months have passed. अब मार्च से सितंबर में 6 months passed हो गया। देखिए यहाँ पे 2 questions है। यहाँ पे फर्स्ट क्या पूछा है, हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वाज शी देन। जब उसको फर्स्ट टूथ मिला तो वह कितनी मंथ्स की थी, तो आप लिख सकते हैं 6 months and 11 days। और मार्च से सितंबर में कितने मंथ्स पास हुए, देयर आर 6 मंथ्स। ओके, सो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड वाज मुनिया देन। अब आपको मुनिया की एज बतानी है व्हेन शी फर्स्ट सैट अप, जब वह पहली बार बैठी। तो हमें ये देखना है कि मुनिया पैदा कब हुई। तो मुनिया पैदा कब हुई, मुनिया व्हेन वाज मुनिया बोर्न, 5th मार्च 2005। और वह पहली बार बैठी कब, उसे हमें उसकी टाइमलाइन में देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए 10th नवंबर 2005, 10th नवंबर 2005 को मुनिया पहली बार बैठी। और पैदा कब हुई थी मुनिया, 5th मार्च 2005 को। तो आपको 5th मार्च 2005 से 10th नवंबर 2005 तक के मंथ्स और डेज काउंट करने हैं। सो वी कैन काउंट इट। अब चलिए पहले हम 5th मार्च से 4th नवंबर तक के मंथ्स काउंट कर लेते हैं। ओके,
तो चलिए मार्च से हम काउंट करते हैं। चलिए आप अपने फिंगर्स पे काउंट करिए मेरे साथ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। कितने मंथ्स हो गए देखिए। वन फिंगर पे 3, सेकेंड फिंगर पे 3, 3 और 3 कितने हुए 6, और थर्ड फिंगर पे आया 2, तो 8 हो गए, 8 मंथ्स हो गए, है ना। अब हमें 5th मार्च, आपका 4th नवंबर तक हो गए 8 मंथ। अब 5th नवंबर से हमें काउंट करना है 10th नवंबर तक कितने डेज हुए। चलिए देखते हैं। तो 5th नवंबर से कितने हो गए, 5th नवंबर से 10th नवंबर। तो 5th नवंबर को 1, 6 नवंबर को 2, 7 को 3, और 8 को 4, 9 को 5, 10 को 6। तो कितने डेज हो गए 6 डेज। तो 8 मंथ्स एंड 6 डेज, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी गॉट हर फर्स्ट टूथ। तो ये इसी तरह से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि उसने अपना पहला टूथ कब पाया। तो उसका बर्थ है आपका 5th मार्च को, और टूथ कब उसने पाया तो वो भी आप देख लीजिए टेबल में, और उससे आप काउंटिंग कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से। तो आंसर इज 6 मंथ्स एंड 11 डेज ओल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड शी डू फर्स्ट। उसने पहले क्या किया। तो आप देखेंगे टाइमलाइन में, तो उसने पहले क्या किया, उसने पहले बनाना खाया। सो यू कैन राइट द आंसर ईटिंग अ बनाना। क्रॉलिंग, स्टैंडिंग। क्रॉलिंग उसने कब किया और स्टैंडिंग कब किया, टाइमलाइन में देखकर आप इसके आंसर दे सकते हैं। सो क्रॉलिंग इज द फर्स्ट। नेक्स्ट, रानी हैड अ पेट पपी। रानी के पास एक पेट पपी था। आफ्टर 2 वीक्स इट ओपेंड इट्स आईज, ओके, एंड सी वॉच्ड इट ग्रो लाइक दिस। अब रानी ने अपने पेट पपी के ग्रोथ को भी वॉच किया। तो अब देखिए किस तरह से वॉच किया। आफ्टर 3 वीक्स इट गॉट इट्स फर्स्ट टीथ एंड स्टार्टेड ईटिंग। 3 वीक्स के बाद उसे अपना पहला दांत मिला और उसने खाना शुरू कर दिया। और 2 वीक्स के बाद क्या हुआ था, उसने अपनी आंखें खोली थी। 3 वीक्स के बाद उसे पहला दांत मिला और उसने खाना शुरू कर दिया। इसके बाद हम देखेंगे उसका आगे क्या है। 4 वीक्स के बाद, आफ्टर 4 वीक्स इट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड बट वॉज स्टिल वॉबलिंग। 4 वीक्स के बाद इसने चलना स्टार्ट किया, पर अभी वॉबलिंग ही कर रहा था। वॉबलिंग मीन्स लड़खड़ा रहा था, अच्छे से नहीं चल पा रहा था। It had a full set of teeth by the time it was 7 months old. 7 month में से अपने full set मिल गए दांतों के। और after 1 year it was grown up dog and got its own puppy. और 1 year के बाद ये grown up dog बन गया और खुद ही के puppies के father बन गया। So now make a timeline of this dog's life in your notebook. अब इस डॉग के लाइफ का टाइमलाइन आपको अपनी नोटबुक में क्या करना है, बनाना है। So you can write the answer timeline of a dog's life in given as follows. So सबसे पहले पपीज का क्या हुआ, पपी का क्या हुआ, बॉर्न हुआ। After 2 weeks क्या हुआ, it opened its eyes. After 3 weeks it got its first teeth and started eating. 3 weeks के बाद इसको पहला दांत मिला और इसने खाना स्टार्ट किया। After 4 weeks it started walking around but was still wobbling. यह 4 weeks के बाद चलना तो स्टार्ट कर दिया, पर अभी लड़खड़ा ही रहा था। फिर थोड़े दिन बाद अच्छे से चलना शुरू कर दिया होगा। In 7 months it got full set of teeth. 7 months के बाद इसे अपने दांतों का पूरा सेट मिल गया। And after 1 year it was grown up dog and got its own puppies. 1 year के बाद ये grown up dog बन गया और इसके खुद के puppies हो गए। So you have to note the differences between मुनिया and रानी's puppy. अब मुनिया और रानी के पपी के बीच में आपको डिफरेंस देना है, यहाँ पर नोट करना है। तो देखिए पोजीशन गिवन है यहाँ पे, यहाँ मुनिया की एज है और यहाँ पपी की एज है। तो स्टार्टेड वॉकिंग, मुनिया ने वॉकिंग कब स्टार्ट किया, 11 मंथ्स ऑफ हर बर्थ, 11 मंथ्स में किया। उसने कब किया, उस पैदा हुई थी अब वो मार्च में, और फरवरी में वॉकिंग स्टार्ट किया। और पपी ने कब किया, 1 मंथ में स्टार्ट कर दिया।
एट फूड फॉर फर्स्ट टाइम 6 मंथ्स में किया, और पपी ने कब किया? पपी ने 3 वीक्स में ही कर दिया। और फर्स्ट टूथ मुनिया को मिला 6 मंथ्स में और पपी को मिला 3 वीक्स में। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट, डू ऑल एनिमल्स ग्रो एट द सेम स्पीड? क्या सभी एनिमल एक ही स्पीड में ग्रो करते हैं? डिस्कस अबाउट द ग्रोथ हाफ। तो आपको पहले तो हम यहाँ इसका आंसर देंगे कि सभी एनिमल सेम स्पीड में ग्रोथ करते हैं, यानी आपने देखा मुनिया और पपी के ग्रोथ में कितना डिफरेंस था ना? तो उसी तरह से सभी एनिमल्स के ग्रोथ में डिफरेंस होता है। सो यू कैन राइट द आंसर। नो, द ग्रोथ ऑफ ऑल एनिमल्स आर नॉट सेम। सभी एनिमल्स का ग्रोथ सेम नहीं होता है। अभी इन तीनों एनिमल्स में कौन सबसे पहले किसका होता है? तो हम चलिए इसका आंसर देते हैं। सबसे पहले ग्रोथ किसका होता है? सबसे पहले होता है बर्ड का, फिर हैन का, देन काउ का। अब आपको बेबी एनिमल्स और बिग एनिमल्स की पिक्चर बनाने हैं, तो वो आप अपने नोटबुक में बना लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज, हियर आर द पिक्चर ऑफ ग्रैंडफादर्स पोजिंग फॉर अ फोटोग्राफ। यहाँ पर ग्रैंडफादर्स के पिक्चर्स हैं जो कि फोटोग्राफ के लिए पोज दे रहे हैं। अब आपको बताना है हु लुक्स द ओल्डेस्ट टू यू, कौन आपको सबसे बूढ़ा दिख रहा है? तो कौन दिख रहा है? रानीज ग्रैंडफादर दिख रहा है ना, तो आप यहाँ पर रानीज ग्रैंडफादर लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हैं, दिस इज अप्पूज एलिफेंट, अप्पूज ग्रैंडफादर, and its age is 95 years old, and it is Chuchu's rat's grandfather 2 years old. ये रैट के ग्रैंडफादर है। रैट का लाइफ साइकिल बहुत जल्दी जल्दी चलता है। देखिए ग्रैंडफादर 2 इयर्स में ही ये ग्रैंडफादर बन गए। और ये है रानी के ग्रैंडफादर एंड हिज एज इज 70 इयर्स। ओके, so you have to give the answer of the question, how much older is Appu's grandfather than Rani's grandfather? अब अप्पू के ग्रैंडफादर रानी के ग्रैंडफादर से कितने ओल्डर थे? तो आपको बताना है। तो सबसे पहले आप एलिफेंट अप्पूज ग्रैंडफादर की एज लिख लीजिए, वो कितनी है? 95 इयर्स। फिर रानी के ग्रैंडफादर की एज है 70 इयर्स। अब उन दोनों के बीच के एज का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 95 में 70 आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25। सो Appu's grandfather is older than Rani's grandfather, and how much? 25 years. And next question is, will Chuchu's grandfather ever grow as old as Appu's grandfather? क्या चूचू के ग्रैंडफादर अप्पूज के ग्रैंडफादर जितने ओल्ड हो पाएंगे? तो देखिए इनका लाइफ साइकिल बहुत जल्दी चलता है। 2 इयर्स में ये तो ग्रैंडफादर बन गए, तो बहुत जल्दी ही इनकी डेथ होगी। सो यू कैन राइट द आंसर नो। How much younger is Chuchu's rat's grandfather than Rani's grandfather? अब आपको बताना है चूचू रैट के ग्रैंडफादर रानी के ग्रैंडफादर से कितने छोटे हैं। सो आपको पहले लिखना है चूचू रैट्स ग्रैंडफादर इज 2 years old। ओके, तो रैट के ग्रैंडफादर की एज है 2 years और रानी के ग्रैंडफादर की एज है 70 years। उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दीजिए, दैट इज 68 years old। Okay, so you can write here answer 68 years. Now, next topic is holidays are fun. आपका भी समर हॉलीडेज चल रहा है ना, समर वेकेशन, वैसे ही यहाँ पर इन लोग का भी वेकेशन चल रहा है, अतीफ और सबाना का। So Atif's holiday had begun. अतीफ का हॉलीडे बिगन हो गया, शुरू हो गया। He was very excited. जैसे आप लोग एक्साइटेड होते हो ना, वैसे वो भी बहुत एक्साइटेड थे। He had made some wonderful plans and wanted to tell about his cousin सबाना। अब उसके पास बहुत वंडरफुल प्लान थे और वो अपने कजिन सबाना को बताना चाहता था। So he wrote her a letter. इसलिए उसने उसे लेटर लिखा। उसने लिखा, डियर सबाना आपा, हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन हियर। डियर सबाना आपा, हेलो, आप कैसे हो? मैं यहाँ पर ठीक हूँ। आपा, माई हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। आपा, मेरा हॉलीडे आज से शुरू हो गया। आई एम गोइंग टू माई नानीज प्लेस ऑन 5th May 2006। मैं नानी प्लेस में यानी नानी के यहाँ 5th मई को जा रहा हूँ।
आई विल बी बैक ऑन 20 मई 2006 और मैं 20 मई 2006 को वापस आ जाऊंगा। माई स्कूल विल री ओपन ऑन 30 जून 2006, मेरा स्कूल 30 जून 2006 को खुलेगा। When does your school close? आपका स्कूल कब क्लोज हो रहा है? Why don't you come here? आप यहाँ क्यों नहीं आते? We will have great fun. हम बहुत मजा करेंगे। Bye for now. अतीफ ने ये लेटर उसे अपनी किसे लिखा? अपनी शबाना आपी को लिखा। ओके, तो आपको भी ये देख देख कर लेटर को थोड़ा सा अफसोस तो हो रहा होगा। यू आर फीलिंग वेरी सॉरी बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, यू कांट गो एनीवेयर, बट डोंट फील सॉरी। अगर जान है तो जहान है, जैसा हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। अगले साल देखिएगा, अगर आप सही सलामत रहेंगे तो फिर घूम पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि अब शबाना ने रिटर्न में क्या लिखा। सो शबाना हु स्टेज इन नागपुर, शबाना कहाँ रहती है? नागपुर में। गॉट दिस लेटर ऑन 6 मई 2006, अब उन्हें लेटर कब मिला? 6 मई 2006 को। सी रोट बैक टू अतीफ, उन्होंने अतीफ को वापस लिखा। उन्होंने क्या लिखा? डियर अतीफ हेलो। देखिए इन्होंने लिखा नागपुर 7 मई 2006 को। आई एम डूइंग वेल हियर, मैं यहाँ अच्छा कर रही हूँ। आई गॉट योर लेटर यस्टरडे, मैंने तुम्हारा लेटर यस्टरडे को पाया। हैप्पी हॉलीडेज, हॉलीडेज की शुभकामनाएं। माई स्कूल विल क्लोज ऑन 1 जून 2006, मेरा स्कूल 1 जून को क्लोज हो रहा है। इट विल रीओपन ऑन 10 अगस्त, यह 10 अगस्त को फिर से खुलेगा। आई विल गो ऑन अ स्कूल ट्रिप टू गोवा, मैं स्कूल ट्रिप गोवा जाऊंगी। एंड कब जाऊंगी? हाँ, एंड विल रिटर्न ऑन 7 जून 2006, 7 जून 2006 को रिटर्न होंगी। दैट मीन्स कि जैसे ही स्कूल क्लोज होगा वो स्कूल ट्रिप के लिए जाएगी और 7 जून को रिटर्न हो जाएगी। आई विल ट्राई टू कम टू अजमेर आफ्टर दैट, मैं उसके बाद अजमेर आने की कोशिश करूंगी। बाय शबाना, इस तरह से शबाना ने लिखा। ओके, तो आप अच्छी तरह से इसे पढ़िए और फिर आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। अतीफ रोट हिज लेटर ऑन 1 मई 2006, अतीफ ने लेटर को 1 मई 2006 को लिखा। यू रिमेम्बर हाउ वी राइट अ डेज इन नंबर्स, हम नंबर में डेज को कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं 1 फिर 5 देन 6। तो 1 का मतलब होता है ये डेट होता है, 5 मीन्स क्या होता है? ये मंथ होता है, और 06 मीन्स 2006। Okay, so you have a question. Now write which dates these stand for. तो ये डेट क्या बताते हैं? जैसे यहाँ पे लिखा 5506 को 5th में 2006, so you can write 2506, ये हो जाएगा आपका 20 में 2006, 7606। तो 7 तो डेट हुई तो आप यहाँ 7 लिख दोगे। 6 कौन सा मंथ है? आप मंथ काउंट करोगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून आता है 6th month, so you can write the answer 7th June 2006। 1107, 1 means क्या है? फर्स्ट, एंड फर्स्ट डेट, एंड 1 means जनवरी, एंड 07 means 2007, तो ये हो जाएगा 1 जनवरी 2007। अब यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट दीज डेट्स इन नंबर। अब इन डेट्स को नंबर्स में लिखना। 1 जून 2006 को आप क्या लिखेंगे? 1, फिर जून का मंथ होता है 6 और 2006 का 06। 30 में 2006, 30, 05, 06। 10th अगस्त 2000, अगस्त कौन सा मंथ होता है? 8th मंथ होता है, तो 10, 8, 07। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर। अजमेर से नागपुर पहुंचने में कितने डेज लगे? 1 को लिखा उसने और 6 को से मिले, तो 5 डेज लगे। हाउ मेनी डेज विल अतीफ स्पेंड एट हिज नानीज प्लेस, कितने डेज स्पेंड किया उसने? 15 डेज। नाउ यू हैव टू फिल द गिवन टेबल, अब हमें ये टेबल फिलअप करना है। शबानाज हॉलीडेज फ्रॉम टू, कब से कब तक और कितने डेज के, और अतीफ का हॉलीडे कब से कब तक और कितने डेज है। तो शबाना का हॉलीडे स्टार्ट होता है 1 जून
2006 को, और उसका हॉलीडे कब तक है? 9 अगस्त 2006 तक। 10 अगस्त को उसका स्कूल रीओपन हो जाएगा। तो अब हमें नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं। तो जून में कितने डेज होते हैं? देयर आर 30 डेज इन जून। जुलाई में कितने डेज होंगे? जुलाई में होंगे 31। और अगस्त में कितने डेज हॉलीडे है? 9। अब इन्हें आप ऐड करेंगे तो 31 और 9 40, और 30 कितने डेज हो जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे 70 डेज। ओके, तो आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं 70 डेज। अब अतीफ के हॉलीडेज देखने। अतीफ का हॉलीडे स्टार्ट हो रहा है 1 मई 2006 को, और इसका स्कूल रीओपन हो रहा है 30 जून 2006 को। दैट मीन्स इसके हॉलीडेज हैं 29 जून 2006 तक। काउंट करिए, मई में होते हैं 31 डेज, और जून में उसके हॉलीडेज हैं 29 तक। तो ये हो गया 31 और 29 कितना हो गया आपका? 60 से आप इजीली काउंट कर सकते हैं। 31 का 1 इसे दे दीजिए तो ये हो जाएगा 30, ये भी 30, 30 एंड 30 60, तो ये हो जाएगा आपका 60 डेज। Now you have to give the answer. Who has got longer holidays, सबाना और अतीफ? किसके हॉलीडेज लंबे हैं, सबाना या अतीफ के? तो आप इधर से देख के बता सकते टेबल से। सबाना के हॉलीडेज 70 डेज के हैं और अतीफ के हैं 60 डेज के। सो यू कैन राइट द आंसर। Sabana got 70 days holidays in her school, while Atif got 60 days holidays in his school. Hence, Sabana got longer holidays than Atif. नेक्स्ट आपको बताना है विच लॉन्ग हॉलीडेज डू यू गेट इन स्कूल, फिल द टेबल। अब आपको कौन से हॉलीडेज मिलते हैं स्कूल से, ये आपको टेबल फिल करना है। तो ये टेबल आप फिल कर सकते हैं। आप अपने स्कूल के कैलेंडर को देखकर ये टेबल आप फिल सकते हैं कि आपका समर वेकेशन कब से कब तक होता है, ऑटम ब्रेक, विंटर ब्रेक, और एग्जाम के बाद आपको कितने हॉलीडेज मिलते हैं। तो ये आपको स्कूल कैलेंडर से मिल जाएगा। ओके, सो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट, on 15th May 2006, Chandran went to a shop to buy butter. 15th May 2006 को चंद्रन एक शॉप पे गया बटर खरीदने के लिए। ही चेक द पैकेट टू सी इफ दिस बटर वॉज सेफ टू ईट। उसने पैकेट चेक किया कि यह बटर खाने के लिए सेफ है कि नहीं। It was written on the packet best before 180 days from the date of packing. पैकिंग की डेट से 180 डेज तक आप इसे खा सकते हैं। Then he checked the date of packing. It was 15th January 2006. Help him find out if he should buy this butter or not. तो उसको हेल्प करिए यह पता करने में कि उसे यह बटर खरीदना चाहिए या नहीं। So you have a question, in which month was the butter packet? बटर किस मंथ में पैकेट हुआ? तो आंसर आप देखेंगे तो बटर कब पैकेट हुआ? जनवरी के मंथ में। सो यू कैन राइट द डेट आल्सो, 15th January 2006. And you have a next question, which month will it be 180 days after 15th January 2006? अब 180 डेज कब होगा 15th January 2006 के बाद? तो इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं डेट ऑफ मैन्युफैक्चर से। दैट मीन्स कब बना? तो जनवरी में बना। तो आप देखिए 15th जनवरी के बाद कितने डेज हुए? 16 डेज, क्योंकि जनवरी में होते हैं आपके 31। 15 डेज तो हो चुके, तो कितने बचे? 16 डेज बचे। एंड फरवरी में कितने हैं? 28, मार्च में है 31, एंड अप्रैल में है 30 डेज, मई में है 31 डेज, जून में है 30 डेज। तो आप टोटल डेज काउंट कर लीजिए कितने हो गए? देयर आर 166 डेज। आप इनको ऐड कर दीजिए, 16, 28, 31, 30, 31, 30, इनको ऐड करने पे आ रहा है 166 डेज। और रिमेनिंग डेज कितने बचे? 180 डेज के पहले बटर को फिनिश करना है खा के। तो ये हो गया 180 में से 166 माइनस कर दीजिए तो 14 डेज बचे। दैट मीन्स कि the date will be 14th July 2006.
दैट मीन्स जुलाई, 14 जुलाई हमने जून तक का लिया है ना, तो जून के बाद 14 डेज क्या होगा, 14 जुलाई होगा। तो इसका जो डेट होगा खत्म होने का वो होगा 14 जुलाई 2006। तो क्या चंद्रल इसे 15 मई 2006 को खा सकता है? सो यू कैन राइट द यस, ही कैन ईट 15 मई 2006। Now find out which are the other things that come with an expiry date. अब कौन कौन सी दूसरी चीजें हैं जो एक्सपायरी डेट के साथ आती हैं? सो एवरी प्रोडक्ट कम विथ एन एक्सपायरी डेट। सभी चीजें एक्सपायरी डेट के साथ आती हैं जो हम खाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, मेडिसिन, बिस्किट, स्वीट एक्सेट्रा हैव एन एक्सपायरी डेट। अब यहाँ पर आप देखना है कि कफ सिरप में देखिए लिखा हुआ होता है MFG। MFG यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट 7 मार्च यानी 7 मार्च को हुआ, और दिस shows that it made जुलाई 2003। इसका मतलब ये है 7 मार्च नहीं है, इसका मतलब है यह जुलाई 2003 में बना हुआ है। 7 मीन्स मंथ और ये मीन्स क्या होगा, मैंने इसको इसलिए रीड किया कि आप भी इसी तरह से पढ़ेंगे, बट बच्चों इसको इस तरह से नहीं पढ़ना है। ये होता है आपका, क्योंकि ईयर समझ में नहीं आएगा ना अगर हम 7 मार्च पढ़ेंगे, तो ईयर क्या होगा जिसे हम पढ़ेंगे 7th, दैट मीन्स जुलाई 2003। और एक्सपायरी डेट क्या होगी, अभी से 7th में मत पढ़िएगा ना, इसको हम क्या पढ़ेंगे 7 मीन्स जुलाई और 2005। दिस शोज द मंथ एंड ईयर टिल व्हेन इट इज सेफ टू टेक। ये बता रहा है कि मंथ और ईयर बता रहा है कि आप इसे कब तक ले सकते हैं और ये सेफ होगा। सो यू हैव अ क्वेश्चन, what month and year is written as 7/5 July 2005? Would it be safe to take the cough syrup in September 2005? क्या यह सेफ होगा सितंबर 2005 को? तो देखिए अब इसका डेट क्या था, इसका डेट था जुलाई 2005, तो आप इसे सितंबर 2005 को ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते। नो, इट इज नॉट सेफ टू टेक the cough syrup in September 2005 as the expiry date is still July 2005 only. ओके, तो इसका एक्सपायरी डेट कब तक का है, जुलाई 2005 का है, तो इसे हम सितंबर 2005 में लेना सेफ नहीं होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज टुनटुन मिस द ट्रेन। टुनटुन ने अपनी ट्रेन मिस कर दी। टुनटुन्स स्कूल हैड क्लोज फॉर द समर हॉलीडेज। He went to his grandma's place. He met a lot of his cousins there. He was enjoying himself and didn't want to go back home. अब टुनटुन की स्कूल समर हॉलीडेज के लिए क्लोज हो गई, तो वो अपने ग्रैंड मास के प्लेस पे गया और वहाँ वो अपने बहुत सारे कजिन से मिला। वह वहाँ बहुत एंजॉय किया और उसने घर वापस जाने की बिल्कुल नहीं सोची, वह बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। Then टुनटुन माँ was saying, टुनटुन की माँ बोल रही है, टुनटुन पैक योर बैग, द ट्रेन लीव्स एट 5:30 in the evening। टुनटुन अपनी बैग पैक करो, ट्रेन 5:30 इवनिंग को छूट जाएगी। Then टुनटुन was saying, oh no, we are going back so soon, I wish we miss our train। oh no, हम जल्दी ही वापस जा रहे हैं, मैं विश कर रहा हूँ कि हमारी ट्रेन मिस हो जाए। Tuntun and his parents reached the station at 5:15, but guess what? They had actually missed the train. टुनटुन और उसके पेरेंट्स 5:15 को पहुंच गए स्टेशन पर। गेस करिए क्या हुआ, उनकी ट्रेन मिस हो गई और टुनटुन की विश करेक्ट हो गई। अब टुनटुन यहाँ खुश हो रहा है, हुर्रे, दैट मीन्स आई एम नॉट गोइंग बैक टुडे। वो बहुत खुश हो रहा है, बोल रहा है हुर्रे, अब इसका मतलब है कि हम वापस नहीं जा रहे हैं। कैन यू गेस व्हाई दे मिस द ट्रेन? आप क्या गेस कर सकते हैं कि ट्रेन मिस कब हुई और क्यों हुई? ट्रेन मिस क्यों हुई आपको गेस करना है। सो यू कैन राइट द आंसर, रेलवे यूज 24-hour क्लॉक टाइम। रेलवे 24-hour क्लॉक टाइम यूज करता है। द टिकट शोज द टाइम एट 5:30 मीन्स द ट्रेन वॉज इन द मॉर्निंग एंड दे रीच्ड 5:15 इन द इवनिंग। और ट्रेन जो है वो सुबह की है और उस 5:15 इवनिंग को वो वहाँ पहुँचे। इसका मतलब क्या था कि ट्रेन जो है इवनिंग में, उसमें क्या लिखा होना चाहिए था, 17:30 टिकट पे। तो इसका मतलब ये है कि हैंस दे मिस द ट्रेन, इसलिए वे ट्रेन मिस कर गए।
Actually, the train had left at 5:30 in the morning. Tuntun's parents were upset. टुनटुन के parents upset थे. They asked the station master. उन्होंने station master से पूछा, our ticket says 5:30. हमारी टिकट 5:30 कह रही. तो स्टेशन मास्टर ने क्या कहा, बट सर दिस मीन्स 5:30 इन द मॉर्निंग. पर सर इसका मतलब है कि यह 5:30 मॉर्निंग का है. उसके फादर अपना सिर पीट लेते हैं. वो कहते हैं, ओ यस, हाउ कुड आई फॉरगेट दैट. हाँ, मैं कैसे भूल गया ये. द रेलवे बिल राइट 17:30 फॉर 5:30 इन द इवनिंग. रेलवे 17:30 लिखती 5:30 इवनिंग की. तो ये बोल रही वाई, बिकॉज दे यूज अ 24 आवर क्लॉक, क्योंकि वे 24 आवर क्लॉक का यूज करते हैं. सो यू हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन. Look at this chart. It tells you the difference between your watch and our 24-hour clock. अब ये चार्ट आपको डिफरेंस बताती है आपकी वॉच में और 24 आवर क्लॉक में. और यहाँ पे कुछ छूटे हुए भी हैं, उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करिए. यहाँ पे देखिए, टाइम बाय योर वॉच 12 आवर क्लॉक. 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग यहाँ टाइम है. और यहाँ पर क्या है, टाइम बाय 24 आवर क्लॉक. 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग टाइम है. तो चलिए हम इसे देखते हैं. 1 o'clock इन द आफ्टरनून, ये हो जाएगा आपका 13 आवर्स. 2 o'clock इन द आफ्टरनून, इसमें आपको सब में 12 ऐड करते जाना, ये हो जाएगा 14 आवर्स. 3 o'clock इन द आफ्टरनून. अब 3 o'clock आफ्टरनून, स्टूडेंट्स 24 आवर क्लॉक स्टार्ट होता है रात को 12 बजे से, है ना. तो रात को 12 बजे से दोपहर को 11:59 तक ये वैसा ही लिखा जाता है. और जब 12 बज जाते हैं दिन के, तो फिर उसके बाद आप उसमें क्या करना है, आपको दिन के 12 बजे को ये 12 ही बताएगा. और जैसे ही आपका 12 हो जाएगा आपका 12:59, उसके बाद जो हम उसको लिखते हैं ना, 1 o'clock लिखते हैं ना, वो 1 o'clock नहीं होगा. वो उस पर आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 12 ऐड करना तो पड़ेगा. तो वो हो जाएगा आपका 13 o'clock. ओके. तो आपको टाइम में जो आप AM लिखते हैं ना, जिस टाइम में AM लिखते हैं उस पर ऐड नहीं करना है. और ये क्लियर समझ लीजिए आपके, जिस टाइम में हम लिखते हैं PM, दैट मीन्स आप इवनिंग, आफ्टरनून, उनमें हम क्या लिखते हैं, PM लिखते हैं. तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको 12 ऐड करना है. जिसपे हम लिखते हैं AM, उस पर आपको कुछ भी नहीं ऐड करना है, वो एज इट इज आप उसे लिख सकते हैं. सो 3 o'clock इन द आफ्टरनून. आफ्टरनून में हम क्या लिखते हैं, 3 PM. तो 3 PM हम लिखते हैं, इसलिए हमें 3 में 12 ऐड करना हो जाएगा. और ये हो जाएगा आपका 15 आवर्स. ठीक है. जिसे हम लिखेंगे 15 आवर्स. 3:30 इन द आफ्टरनून, ये लिखा हुआ है 15:30 आवर्स. हम इसे आफ्टरनून है इसलिए 3:30 में 12 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15:30. 6 o'clock इन द इवनिंग. तो इवनिंग लिखा हुआ है, दैट मीन्स इस पर 12 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा. 9 o'clock इन द इवनिंग. 9 में 12 ऐड करेंगे, 21 आवर्स हो जाएगा. 12 o'clock एट द मिडनाइट, ये हो जाएगा आपका 24 आवर्स कंप्लीट. So now you can tell why a 24-hour clock is called so. अब 24 आवर क्लॉक इस तरह से क्यों बोलता है. तो यहाँ पे आप देखिए, आपके लिए एक अगला क्वेश्चन है. सपोज अ ट्रेन लीव्स 8:30 एट नाइट. ट्रेन 8:30 नाइट को लीव कर रही है. द टाइम रिटर्न ऑन द रेलवे टिकट वुड बी. तो रेलवे टिकट में क्या टाइम रिटर्न होगा, उस पर लिखा होगा 20:30. आप 8 में 12 को ऐड करिए तो 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20:30. Now Tuntun's my saying in a 12-hour clock each time comes twice in a day. 12-hour clock में हर समय दिन में 2 बार आता है. 5:30 in the morning, 5:30 AM, 5:30 in the evening, 5:30 PM. अब ये क्या पूछ रहे, बट What about 12:30 in the afternoon? 12:30 in the afternoon के बारे में क्या. तो 12:30 PM है ना. तो 12:30 PM है, लेकिन वो क्या होगा,
आपका 12:30 PM को 12:30 ही लिखे रहेंगे। जब हमारा 1 o'clock स्टार्ट होता है तब हम उस पर 12 ऐड करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जैसे ही रात के 12 बजते हैं वो 24 आवर हो जाता है और उसके बाद फिर 0 से टाइम स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे कि रात को 12:01 तो हो जाएगा 00.01, इस तरह से होगा। सो आप 12:30 को आप लिख सकते हैं 12:30 PM को 12:30 ही लिखा जाएगा 24 आवर क्लॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू मस्ट हैव नोटेड द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। आपने सनराइज और सनसेट का टाइम नोट किया होगा, तो आपको AM और PM करके यूज करना है। तो सनराइज का टाइम हमने शुरू फर्स्ट चैप्टर में क्या लिखा था 5:30 AM और सनसेट का लिखा था 7:30 PM, वही हमने लिख दिया है। Where have you seen a 24-hour clock being used? अब आपने 24-hour clock का यूज करते हुए कहाँ देखा है, तो वो आपको लिखना है रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट में, और कहाँ लिखा है मिलिट्री में भी 24-hour clock का यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। इसे आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। याद रखिएगा आपको क्वेश्चन ब्लैक से लिखना है, आंसर ब्लू से लिखना है, और जहाँ कहीं भी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट हो उन्हें पेंसिल से बनाना है। सो आप चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं इस पे क्लास 4 के सभी चैप्टर्स कराने वाली हूँ। तो हम मिलते हैं चैप्टर 5 के वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।